नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसमें पूरे 150 प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन किया गया है। मैथ रीजनिंग को भी अच्छे से किया गया है। आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नियोजित अधिकार नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा काम करने का अधिकार ये है, समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिलाओं के लिए ये भी है, शिक्षा का अधिकार ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 एवं 2। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A और अधिकार शिक्षा अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, और भारतीय संविधान के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और अनुच्छेद D और 41K के माध्यम से काम के अधिकार के सिद्धांत को मान्यता दी है। आंसर हो जाएगा 2। अगला है मांग का नियम किस पर आधारित है। मांग का नियम किस पर आधारित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 उपभोक्ता की प्राथमिकता पे। एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। मांग मूल्य और वस्तु की मात्रा का वह संबंध व्यक्त करती है जो उस भाव पर समय की निश्चित इकाई में क्रय किया जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है। आंसर हो जाएगा ए आय उपागम। एक वर्ष के दौरान तैयार सभी उत्पादों और सेवाओं के सम्मिलित बाजार मूल्य तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश के जोड़ को विदेशी नागरिकों द्वारा स्थानीय बाजार से अर्जित लाभ में घटाने से प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहा जाता है। इसकी गणना आय उपागम के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। सरकार जब देश के बाहर से ऋण लेती है तब इसे बाह्य ऋण कहा जाता है। अगला है वह बिना व्यय को लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व में रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 अंतर्निहित लागतें। अव्यक्त लागत या अंतर्निहित लागत के अंतर्गत उन साधनों तथा सेवाओं का मूल्य शामिल होता है जिन पर उत्पादक व्यय तो करता है पर प्रत्यक्ष रूप से उनकी कीमतें नहीं चुकाता है। अगला है ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार जब तक ग्राम राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक राम राज्य संभव नहीं होगा। उन्होंने ग्रामीण उत्थान की बात कही। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट किया गया है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में यह व्यक्त किया गया कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश दिया गया है। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है, और इसका आंसर हो जाएगा 4 भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार की मुख्य कार्य कानूनी सलाहकार एवं भारतीय उच्च न्यायालय होती है उसकी सरकार का प्रमुख वकील होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसे देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए उरायूर में। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरायूर प्राचीन तिरुचपल्ली थी। तिरुचपल्ली में कुछ समय तक मुगल शासकों ने भी राज किया था। इसके पश्चात इस पर विजयनगर के शासकों ने कब्जा किया। अगला है नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए और बताइए इनमें से कौन है। तो सबसे पहले क्या आता है, गुलाम वंश आता है। वो कब से कब तक, तो 1206 से 1290 तक। उसके बाद अगर हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद वंश का है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक।
उसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से लेके कितने तक, तो 1526 ईस्वी तक। कौन सा, लोधी वंश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, पुलिकट। भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 से लेकर 1825 ईस्वी तक रहा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद का सबसे पहले कोरोमंडल तट पर स्थापित किया, जहां पुलिकट उनका प्रारंभिक उपनिवेश बना। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतबारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो को मद्रास में रैयतबारी प्रथा का जनक माना जाता है। 1820 में उन्हें मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने राजस्व आकलन और सामान्य प्रशासन की प्रणालियों का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी इटली के एक राजनेता थे जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह से मिलकर युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिज्ञ थे, लेकिन वो इटली के एकीकरण में नहीं थे। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, सही आंसर हो जाएगा 1, हिमाद्री। हिमालय पर्वतमाला के 3 प्रमुख भौगोलिक खंडों में विभक्त किया जाता है। एक हिमाद्री बृहत हिमालय, और एक लघुत्तर हिमालय जिसे हिमाचल कहते हैं, और एक शिवालिक जो बाह्य हिमालय। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्रेटर। ज्वालामुखी क्रेटर जमीन में एक गोल आकार का गड्ढा होता है जो किसी ज्वालामुखी के फटने से बन जाता है। आमतौर पर इस गड्ढे को फर्श समतल होता है और उसमें एक छेद से पिघले पत्थर, गैस और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ उगलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, पंपास। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थलों में अफ्रीका के बेल्ट, दक्षिण अमेरिका के पंपास, यूरेशिया के स्टेप और उत्तरी अमेरिका के मैदान शामिल है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, मध्य अक्षांश घास स्थल। मध्य अक्षांश के घास स्थलों को विश्व के अनाज और पशुधन उत्पादन के संदर्भ में ब्रेड बास्केट कहा जाता है। वे दक्षिणी अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी, अफ्रीका और एशिया के मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। अगला है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा उत्तरी अमेरिका और एशिया को पृथक किया जाता है। यह जलडमरू मध्य आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है। अगला है, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। सही आंसर हो जाएगा 4, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पोल्यूशन। पर्यावरणीय जागरूकता के क्षेत्र में 3P का अभिप्राय है, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पोल्यूशन। किसी झील की तल्ली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा 4, अधसर। किसी झील की तल्ली में अवरुद्ध जल को अधसर कहते हैं। यहाँ स्थिर और ठंडा पानी पाया जाता है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, CN अन्नादुरई। कांजीवरम नटराजनम अन्नादुरई तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता हैं। अपने प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़ंगम दल के संस्थापक थे। अन्ना स्वतंत्र भारत के पहले ऐसा नेता थे जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, विश्व पर्यावास यानी हैबिटेट दिवस। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। इसकी कोई नियत तिथि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, आनंद मठ। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, देशबंधु CR दास। जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। आंसर हो जाएगा 3, जैसलमेर का किला सबसे पहले बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4,
ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली भारत की सबसे बड़ा बारहमासी और सबसे प्राचीन सिंचाई प्रणाली है। नेक्स्ट है खिलजी राजवंश का शासनकाल था। तो अभी बताए थे खिलजी वंश का था 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1290 से 1320। और 1206 से 1290 तक था गुलाम वंश का। किस वंश का? गुलाम वंश का। नेक्स्ट है बिहार के पटना संग्रहालय का सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए किशनगंज में। बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया गया है। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। वहीं दूसरी ओर ये दुश्मन के मिसाइल को चकमा देने में भी सक्षम है। अगला है कारा टैग पास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये बताएं कि कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा है। काराटाग दर्रा काराकोरम पर्वत में स्थित है और यह प्राचीन रेशम मार्ग के सहायक मार्ग है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही हो सकता है। इसमें जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, गलत है। ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफशूट है और यह काराकोरम पर्वत में स्थित है, ये सही है। यह अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत से जोड़ता है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कानून और व्यवस्था। अगला है गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य के प्रकार के विद्वान थे? गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कथक के। गोपी कृष्ण एक भारतीय कथक नर्तक, अभिनेता और कोरियोग्राफर थे। कथक नर्तकियों के परिवारों में जन्मे गोपी कृष्ण ने शंभू महाराज से कथक सीखा था। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार लगातार रहे, 1950 से 1962 ईस्वी तक। विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 पटना में। बिहार के पटना में गंगा नदी पर विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु के नाम से बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल सोन नदी पर बनाया गया है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1939 ईस्वी में। 3 सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ और 14 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। 14 अगस्त 1945 को यह समाप्त हुआ था। नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? नचारी राग का आंसर हो जाएगा 3 महाकवि विद्यापति ने। नचारी राग के जनक कवि विद्यापति थे। विद्यापति भगवान शंकर के भक्त थे। अगला है भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मार्मा गोवा में। गोवा में स्थित मार्मुआ गांव बंदरगाह 2015 तक भारत का सबसे शुष्क बंदरगाह था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 चैत सबसे प्रथम महीना है और फागुन जो है सबसे आखिरी महीना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। एक मरुद्वान हमेशा होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जल। मरुद्वान रेगिस्तान में वह स्थल है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है ताकि वनस्पति उग सके। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कोसी बांध। बिहार के कोसी नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था। अगला है निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की? और इसका आंसर हो जाएगा 2 विश्व बैंक। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 थानेश्वर। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर थी। राजवर्धन के बाद लगभग 600 ईस्वी में हर्षवर्धन के सिंहासन पर बैठा हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासनकाल में ही भारत आया था।
अगला है, निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा 3, भागलपुर। बिहार में रेशमी वस्त्रों का मुख्यतः उत्पादन भागलपुर में होता है। बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा 3, जातीय संसद। जातीय संसद जिसे राष्ट्रसभा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। बांग्लादेश में वर्तमान में संसद की कितनी सीटें हैं? 350 सीटें हैं, जिनमें 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण है। अगला है, समान विज्ञान एवं गणित सेक्शन से, किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, उत्तल। उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह दर्पण जब अपनी सतह को प्रतिबिंबित करते हैं तो उन्हें यह अपसारित करता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंदु के आकार में प्रस्तुत करता है। अन्य जो है वो सही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? आंसर हो जाएगा 1, नाइट्रोजन। आधुनिक बल्बों में सामान्यतः आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा जाता है। नाइट्रोजन एक प्रकार का निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 4, लेजर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो लेजर कहलाती है। लेजर का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, उसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है, और इसका आंसर हो जाएगा 1, 45 डेसिबल। क्या हो जाएगा? 45 डेसिबल। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर दृश्य प्रकाश के रंगों में जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वह सबसे अधिक विचलन दर्शाएगा। बैगनी रंग सबसे अधिक, जबकि लाल रंग सबसे कम विचलन होता है। इस तरह के रेंज में होगा, नीचे बैगनी होगा और ऊपर लाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, नर्म लोहा। किसी ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव नर्म लोहा है। किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड का संगठन वोल्टेज, विद्युत धारा तथा आवृत्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। आँखों की रेटिना कार्य करती है, और इसका आंसर हो जाएगा 3, कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। रेटिना ऊतक की एक पतली परत है जो आँखों के पीछे स्थित भीतरी दीवार को कवर करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन से। मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, परितारिका। प्रकाश पुतली के माध्यम से आँख में प्रवेश करती है, और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। परितारिका मतलब आइरिस। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में यदि बीम को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब खाली स्थान होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, वक्रता केंद्र पर स्थित। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? आंसर हो जाएगा 2, रंग बनाने की क्षमता। ग्लूकोज के अणु खाली स्थान में टूटते हैं। सही जवाब हो जाएगा 1, पायरूबिक एसिड में। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका चयापचय के लिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस एक चयापचय मार्ग है जो ग्लूकोज के पायरूवेट और एक हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरूविक एसिड में। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? आंसर हो जाएगा 2, आरोही। किस प्रकार के पौधों में बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 1, वृक्ष के। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, वन को। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 1, कर्माकुंचन को। साग सब्जी और फल हमारे आहार का भाग होना चाहिए क्योंकि यह कर्माकुंचन बढ़ाते हैं तथा भोज्य पदार्थ पाचन तंत्र में सुगमता से नियत स्थान पर पहुंचता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? आंसर हो जाएगा 2, केसिन लैक्टोस। दूध में केसिन प्रोटीन होता है। दूध में विद्यमान शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। सामान्यतः पशुओं के प्रति लीटर दूध में 30 से 35 जो ग्राम होता है प्रोटीन होता है।
मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा 4, रोनाल्ड रास ने खोज किया था। बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा 4, 15 दिन के भीतर। बीसीजी टीका लगाया जाता है जन्म के 15 दिन के भीतर बच्चों में। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? आंसर हो जाएगा 1, जीवाणु से फैलता है। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बुध तथा शुक्र। निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, डिमोस। डिमोस जो है वो किसके है? वो मंगल के उपग्रह है। फिबोस और डिमोस मंगल ग्रह के। आंसर हो जाएगा 4। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट सेक्शन मैथ का है। कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है, जिसमें 40 नारियल खराब निकल जाता है। शेष नारियल को 6.70 रुपया प्रति नारियल की दर से बेच दिया, तो व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 500 नारियल का सबसे पहले क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 500 गुना 4 बराबर कितना? 2000 रुपया। अब शेष नारियल कितना बचा? तो 500 में 40 नारियल तो खराब हो गया, बचा 460 नारियल। अब 460 नारियल का विक्रय मूल्य कितना है? तो हो जाएगा 460, बेचा है 6 रुपया 70 पैसा पर नारियल, तो उतना से गुना कर देंगे, आ जाएगा 382 रुपया। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 382। और खरीदा था कितना में? क्रय मूल्य 2000 रुपया में। टोटल आ गया 1082 रुपया लाभ। तो लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना हो तो कितना होगा? लाभ 1082, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 2000, तो आंसर हो जाएगा 54.1%। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, कोई व्यक्ति 25 रुपया में 15 किताबें खरीदता है, किसी कारण 20 रुपया में 25 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत हानि बताइए। 15 किताब का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। और 25 किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। अब एक किताब का विक्रय मूल्य 20 बटा 25, तो 15 किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 बटा 25 गुना 15 बराबर 12 रुपया। हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13 रुपया का। तब 25 रुपया पर हानि हो रहा है 13 रुपया, तो 1 रुपया पर 13 बटा 25, तो 100 रुपया पर कितना होगा? 13 बटा 25 गुना 100 बराबर 52%। आंसर हमारे आ जाएगा तीसरा 52%। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक घड़ी को 560 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इसको 840 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 560 रुपया। हानि कितना हो रहा है? 20%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि परसेंट बटा 100। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, आइए रख देते हैं। 560 बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस 20 बटा 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 700 रुपया आ जाएगा। अब यदि 840 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 840 माइनस 700 रुपया, तो यानी 140 रुपया। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत 140 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? तो 700 रुपया। तो हमारे पास जो आ जाएगा 20%, वो आ जाएगा लाभ प्रतिशत। आंसर हो जाएगा दूसरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राकेश तथा राहुल दोनों के पास कुल मिलाकर 224 रुपया है। यदि राकेश के 1/4 भाग का मूल्य वही है जो राहुल के 7/8 भाग का है, तो राकेश के पास निम्नलिखित में से कितना रुपया है? राकेश के हिस्से का भाग कितना है? 1/4 बराबर राहुल के भाग का 7/8 है। तो राकेश का हिस्सा बराबर हो जाएगा राहुल के हिस्से का 7/8 गुना 4 हो जाएगा। तो राकेश का रुपया अनुपात, चलिए अनुपात में लिख देते हैं। राकेश का रुपया अनुपात राहुल का रुपया बराबर कितना होगा? 7/8
2 हो जाएगा। तो अनुपाती संख्या का योग 9 हो जाएगा। तो राकेश का रुपया कितना हो जाएगा? 7 गुना 224 बटा 9, ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 224 तो टोटल है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 174.22 आएगा। आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो संख्याओं में 7 तथा 11 का अनुपात है। दो संख्याओं में 7 तथा 11 का अनुपात है, यदि उन संख्याओं में 36 का अंतर है तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन होगा? तब माना कि एक संख्या क्या है? x है, दूसरी संख्या y है। x अनुपात y बराबर क्या है? 7 अनुपात 11 है। x तथा y का अनुपातीय अंतर क्या है? 11 - 7 बराबर 4। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 11 गुना 36 बटा 4 बराबर 99। आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया तथा 20 रुपया के नोट है, जिनमें प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा उनका कुल मूल्य 260 रुपया है। व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या क्या है? तब माना कि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर कितना है? x है। 1 रुपया वाला नोटों की संख्या x है, 5 रुपया वाला नोटों की संख्या 5x है, और 20 रुपया वाला नोटों की संख्या मूल्य यहाँ पर है तो 20x है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है x + 5x + 20x बराबर कितना है? टोटल मूल्य 260 रुपया के बराबर, यानी 26x बराबर 260, x बराबर 10। तो 1 रुपया के नोटों का मूल्य कितना है? 10 है। अब 5 रुपया के नोटों का मूल्य 50 है, और 20 रुपया के नोटों का मूल्य कितना है? तो हो जाएगा 200 है। अब कह रहा व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं कितने पे? तो कुल नोटों की संख्या हो जाएगा 3 गुना 10 बराबर 30। आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है कि एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उस परिवार के एक सदस्य जिसकी आयु 52 वर्ष है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार की औसत आयु क्या होगी? परिवार के 8 सदस्यों की कुल आयु कितनी है? 8 गुना 24 बराबर कितना हो जाएगा? 192 वर्ष हो जाएगा। 7 सदस्यों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 192 - 52 बराबर कितना? 140 वर्ष। 7 सदस्यों की आयु का औसत क्या हो जाएगा? 140 बटा 7 बराबर 20 वर्ष। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। उस परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक कारखाने में 500 रुपया तथा 300 महिलाएं हैं तथा उनका औसत दैनिक वेतन 4.55 रुपया है। यदि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 80 पैसे प्रतिदिन कम पाती है तो प्रत्येक महिला का दैनिक वेतन क्या है? तो कारखाने में कुल मजदूरों की संख्या कितनी है? 500 + 300 बराबर कितना? 800। कुल दैनिक वेतन कितना है? 800 गुना 4.55 बराबर 3640 रुपया। एक पुरुष को 80 पैसा अधिक मिलता है तो 500 पुरुषों को 500 गुना 80 तो कितना हो जाएगा? 400 रुपया। 80 ने 0.80 कर दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा 400 रुपया। अब 3640 में क्या करेंगे हम लोग? 400 घटा देंगे, यानी 3240 रुपया महिलाओं का वेतन हुआ। तो एक महिला का वेतन कितना हो गया? 3240 बटा 800 बराबर 4.05 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, 4.05 रुपया। नेक्स्ट है, एक वर्ग की परिमाप 60 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है, तो आयत की लंबाई कितनी है? वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा क्या हो जाएगा? तो 60 बटा 4 बराबर 15 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15 के स्क्वायर बराबर 225 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 225 हो गया, और लंबाई गुना 9, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 225 बटा 9 बराबर 25 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 9:5 के अनुपात में है। यदि लंबाई 8 मीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 85 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। तो खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्या है? माना कि आयताकार खेत की लंबाई बराबर कितना है? 9x है, और चौड़ाई कितना है? तो 5x है। क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 9x गुना 5x वर्ग मीटर हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है क्या कि यदि लंबाई 8 मीटर कम कर दिया जाए, 9x में से 8 घटा दिया जाए और चौड़ाई में से 5 मीटर जोड़ दिया जाए, तो हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा 9x गुना 5x जो पहले था उसमें से क्या होगा? तो क्षेत्रफल 85 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। यानी कितना हो जाता है? 85 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 85। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 25।
तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 25 बराबर 225 मीटर, और चौड़ाई बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 5x था, तो 5 गुना 25 बराबर 125। इसका सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा ए। यहाँ पर जो -85 हो, -85 नहीं +85 होगा, क्योंकि कह रहा है क्षेत्रफल 85 वर्ग मीटर अधिक हो जाता। तो पहले क्षेत्रफल 9x गुना 5x था, अब 85 इसमें से जुड़ गया, तो यहाँ पर होगा 85 प्लस में जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x के मान 25 आएगा, उसके बाद आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियों में ढाला जाता है, इस तरह बने गोलियों की संख्या क्या होगी। तो इसे किस तरह सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आयतन निकाल देना है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू। अब मान रख दीजिए 4/3, पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 गुना 6 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गोली का आयतन क्या हो जाएगा, गोली का आयतन तो ये हो जाएगा 4/3 गुना पाई 22/7, और ये बनाना 0.5 के 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 3 बार घन से में। अब गोलियों की अभिष्ट संख्या, इन दोनों को सिर्फ भागा कर देना, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसे दूसरा, पहला भागा दूसरा कर देना है, जो हमें भाग करके आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1728, आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम उसी काम को 16 दिन में तथा मोहन 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ कर देता है और मोहन काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने पर कितना समय लगेगा। तो इसे किस तरह सोल्व कीजिए, काम करने में लगा समय क्या हो सकता है, डायरेक्टली अगर हम निकालते हैं तो इस फार्मूला से R+N इंटू P इंटू Q बटा P इंटू Q प्लस Q इंटू R प्लस R इंटू P, जहाँ P बराबर क्या करना है 12 रखना है, Q बराबर 16, R बराबर 20 रखना है, N बराबर 1। तो जो अभीष्ट संख्या हो जाएगा, जब मान आप यहाँ पर रखिएगा तो मान निकल कर आ जाएगा 5.17/47 दिन, आंसर हो जाएगा हमारा पहला। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी तथा सी ने मिलकर किसी काम को किया जिसके लिए उन्हें 68.40 रुपया मजदूरी के रूप में मिले। यदि पूरे काम को ए अकेला 8 दिन में, बी उसे 10 दिन में तथा सी 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो इस काम में सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। ए 1 दिन का काम कितना है 1/8, बी का 1 दिन में काम 1/10, सी का 1 दिन में काम 1/12। तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना होगा 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12 बराबर 37/120। सी का मजदूरी में भाग कितना हो जाएगा, तो 1/12 गुना 68.40, टोटल कितना 37/20। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 18.48 रुपया, आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट है, एक नल 40 मिनट में एक टंकी भर सकता है, जबकि दूसरा नल 80 मिनट में। दोनों नलों को 20 मिनट तक खुला रखा जाता है और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टंकी को पूरा भरने में समय कितना लगेगा। पहला नल द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग 1/40, दूसरा नल 1 मिनट में भरा गया भाग 1/80, और दोनों नलों द्वारा 1 मिनट में भरा गया 1/40 प्लस 1/80 बराबर 3/80। दोनों नलों द्वारा 20 मिनट में भरा भाग कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 3/80 बराबर 3/4 भाग। शेष टंकी का बचा भाग कितना, तो 1 में से घटा देंगे 3/4 आ जाएगा 1/4। एक भाग भरा जाता है दूसरे नल से 80 मिनट में, तो 1/4 भाग भरा जाएगा दूसरे नल से कितना 80 गुना 1/4 बराबर 20 मिनट, आंसर हमारे पास आ जाएगा तीसरा नंबर। अगला प्रश्न है कि 8 पुरुष या 12 लड़के या 10 औरत किसी काम को 148 दिनों में करते हैं। 4 पुरुष 4 लड़के और 5 औरत उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी 8 पुरुष बराबर है 12 लड़के बराबर है 10 कितने औरत के बराबर। तो 4 पुरुष बराबर हो जाएंगे 12/8 गुना 4 बराबर कितने 6 लड़के। और इसी तरह अगर 5 औरत की बात करते हैं, 5 औरत बराबर हो जाएगा 12/10 गुना 5 बराबर 6 लड़के। अब टोटल लड़कों की संख्या में देख लेते हैं, 4 पुरुष प्लस 4 लड़के प्लस 4 औरत बराबर हो जाएगा कितना 6 लड़के प्लस 6 लड़के और प्लस 4 लड़के जो है, तो आंसर हो जाएगा टोटल कितना 16 लड़के आ गए। अब क्या रहा है कि 148 गुना 12 बराबर 16 गुना डी, तो डी बराबर हो जाएगा 111
दिन। हमारे पास यही जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गाड़ी का एक पहिया 1 सेकंड में 12 चक्कर लगाता है। यदि पहिया का व्यास 98 सेंटीमीटर हो तो पहिए की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? पाई बराबर 22/7 प्रयोग करना है। पहिया का परिधि बराबर होता है 22/7 गुना 98, तो आंसर हो जाएगा कितना? 308 cm। ये 1 सेंटी में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना है? 12 गुना 308 बराबर 3696 cm। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? 3696 गुना 60 बटा 100 गुना 1000 बराबर, इसे सोल्व कीजिएगा 133 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है तथा 200 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है। तेज रेलगाड़ी को पहली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों गाड़ियों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो 150 प्लस 200 बराबर 350 मीटर हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी सापेक्ष गति हो जाएगा 40 माइनस 25 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 गुना 1000 बटा 60 गुना 60 और 25/6 मीटर पर सेकेंड, इसे बदले हैं किलोमीटर पर घंटा को। दूसरी गाड़ी द्वारा पहली गाड़ी पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 350/25 गुना 6, तो हमारे पास आ जाएगा 84 सेकेंड बराबर 1 मिनट 24 सेकेंड। आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखना है कि इनमें से कौन सा कथन, एक दो कथन दिया हुआ है। 3/7 का मान हो जाएगा 0.42, 5/9 का मान हो जाएगा 0.55, 7/11 का मान हो जाएगा 0.63, यानी ये तो सही है। चलिए √6 और √12 की क्यू जो है उससे देखना है। तो इससे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है कितना? करनी घात यहाँ पर 2 और 3 है, 2 3 के अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 6 के पावर, इस तरह लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं कितना? तो 6 के पावर 12 के स्क्वायर, यानी 6 के पावर 144। और ये कितना हो जाएगा? 6 216। अब इसमें से कौन सबसे बड़ा है? तो 216 वाला बड़ा है, तो यहाँ भी ये सही है। आंसर हो जाएगा 2, 1 और 2 दोनों सही है। ये किस तरह लिखें ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि कैसे लिखें। अगर इसे हम लिख सकते थे √6 को 6 के पावर 1/2 और √12 3 के लिख सकते हैं 12 के पावर 1/3। 2 और 3 के एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 6 के पावर 1/2 गुना 6 करते हैं तो कितना ये हो जाएगा? 3। तो 6 के पावर ये 3 हो गया और ये रूट में हमें एलसीएम जो आया है वो लिखना है। ठीक इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 के पावर 1/3 गुना 6 6 2, यानी 12 का पावर स्क्वायर। ये रूट में 6 रहेगा ही। यही दोनों को सोल्व करने के बाद हमें 216 144 आया, तो आंसर हो जाएगा दूसरा सही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मोनिका ऋतु से दुगनी कार्य कुशल है और एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो मोनिका ऋतु से दुगनी कार्य कुशल है तो समय का अंतर कितना है? 60 दिन का है। मोनिका द्वारा लिया गया समय है 60 दिन, तो ऋतु द्वारा लिया गया समय कितना है? 120 दिन। मोनिका प्लस ऋतु का एक दिन का काम कितना है? 1/60 प्लस 1/120। जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/120 बराबर 1/40। तो समय बराबर कितना लग जाएगा? 40 दिन। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है एक छात्र ने एक संख्या को 5/7 की बजाय 2/7 से गुना किया, त्रुटि का प्रतिशत क्या है? माना की संख्या क्या है? 1 से, उसे गुना किया 5x/7 से, और 5/7 ये शुद्ध है, लेकिन अगर 2/7 से शुद्ध गुना क्या किया तब 2x/7। एक है जो सबसे पहले तो x मानिए और उसमें से शुद्ध गुणनफल 5x/7 किया और शुद्ध गुणनफल 2x/7 है। त्रुटि क्या हुआ ये हमें निकालना है। तो 5x/7 माइनस 2x/7 कर देंगे तो निकल जाएगा कितना? 3x/7 का। अब इसे परसेंटेज निकालता है तो 3x/7 गुना 100/5x/7। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 60%। आंसर कितना आ जाएगा? 60%, पहला नंबर। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा ये देखना है। इसमें से कुछ है 96 के, अगर हम इसे सोल्व करते हैं 96 नंबर प्रश्न को
तो इसे आ जाएगा आंसर कितना, तो ये तीसरा नंबर -44/33। काफ़ी आसान है, आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यदि मिश्रधन इतना रुपये, समय इतना, ब्याज इतना है, प्रतिशत वार्षिक है, तो साधारण ब्याज पर मूलधन 14,000 रुपये है। और दूसरा, यदि मूलधन बराबर इतना रुपये, मिश्रधन इतना रुपये, समय 6 वर्ष, तो साधारण ब्याज पर ब्याज की दर 13% वार्षिक। अब एक ही में दो प्रश्न है। आइए पहले कथन देखते हैं 1 में कि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा। ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना दिया हुआ है, ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन 14,000 गुना 5 गुना 16.5 बटा 100 बराबर 11,550 रुपया। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा 14,000 प्लस 11,550 रुपया, टोटल हो जाएगा 25,550 रुपया। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 26,500 रुपया। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। अगर कथन 2 की बात करते हैं, यदि मूलधन 22,000 रुपया है ना, मिश्रधन इतना है, समय 6, तो साधारण ब्याज पर ब्याज की दर 13% वार्षिक है। तो दूसरे कथन में देखते हैं, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 39,160 माइनस 22,000 बराबर कितना आ जाएगा, 17,160 रुपया। तो दर बराबर हो जाएगा 17,160 गुना 100 बटा 22,000 गुना 6 बराबर 13%। यानी दूसरा कथन जो है 13% आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर, क्या हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यंजक दिया हुआ है, इसे सरल करना है, काफ़ी आसान है, इसे आप सोल्व कीजिएगा इतना को। ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 1144 माइनस 10 बटा 11 बराबर आ जाएगा कितना, 34/11। अब ये यहाँ पर अगर 34/11 लिखते हैं, 11 ऊपर चला जाएगा तो 11 सतह 77 हो जाएगा, 34 यानी 5/4 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सतह 77 चला गया और बटा 34 हमारे पास नीचे आ गया। फिर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ 34 हो जाएगा, यह आ जाएगा 34 गुना अगर हम 4 करते हैं तो कितना हो गया, 416 136 प्लस 77। फिर उसे ऊपर कर देंगे तो 5 गुना 34 बटा 100 कितना हो जाएगा, 136 प्लस 77 हमारे पास आ जाएगा 170/213। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 170/213। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यंजक फिर से दिया हुआ है और इसे सोल्व करना है। 2 - 2/2 प्लस √3 प्लस 2/2 माइनस √3 बराबर है, चलिए इसे सोल्व करना है। ऊपर नीचे इसको माइनस से गुना कर दे, 2 - √3/2 माइनस √3 और इसे गुना कर देंगे कितना, 2 + √3/2 प्लस √3 से, और उसके बाद सोल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 नंबर प्रश्न, 2 × 1 + 2 √3 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से एक व्यंजक है और मान निकालना है, क्या होगा, 1024 के पावर 10.24, 32 के पावर 5.3, 1024 के पावर 10.74 गुना 2 के पावर 13.5। चलिए इससे पहले 1024 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 1024 के 2 के पावर 10 लिख सकते हैं, के पावर 10.24 है, और गुना 2 के पावर 5 भी 32 लिख सकते हैं, 5.3 है। ठीक उसी तरह 2 के पावर 10 के पावर 10 कितना है 74, और गुना 2 के पावर 13.5 है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा कितना, 2 के पावर हो गया 124 नहीं 102.4, गुना 2 के पावर 26.5 बटा 2 के पावर 107.4, गुना 2 के पावर 13.5। इसी तरह आप सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा 2 के पावर 8 बराबर 256। आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट है मानसिक क्षमता एवं तर्क शक्ति का प्रश्न। ईसाई, मुस्लिम, उसके बाद कुरान। इसका आंसर हो जाएगा 4 बाइबिल। कहा जाता है कि ईसाई लोग जो है वो क्या पढ़ते हैं, बाइबिल, तो मुस्लिम लोग क्या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है बृहत विशाल, उसके बाद क्या होगा। बृहत एवं विशाल समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार गोल मटोल एवं मोटा समानार्थी शब्द है। आंसर हो जाएगा गोल मटोल या मोटा, तीसरा नंबर। अगला है BCDID। तो B 2 हो गया और C कितना है 3 हो गया, D 4 हो गया, I 9 हो गया। और उसके बाद अगर देखा जाए कि ये 2 के ही स्क्वायर है D और 3 के स्क्वायर 9 है। अगर इसमें देखा जाए D बराबर 4 E बराबर 5, तब 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 16 25 वाला होगा तो यहाँ पर 16 में P आ जाएगा
25 में बाई आ जाएगा, यानी पी वाई, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है ए सी के आई जी एम ओ क्यू, उसके बाद क्या होगा, ए से सी है कितना है +2 है, और सी से ई +2 है, के से आई -2 है, और आई से जे -2 है। उसी तरह एम से ओ +2 है, और ओ से क्यू +2 है। अब होगा डब्ल्यू से यू, ऑप्शन के अनुसार -2, और यू से जो हमारे पास एस है वो भी -2 है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला नंबर। अगला है 3 27 7, उसके बाद क्या होगा, तो आइए देखते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 हो जाता है 27, तो 7 गुना 7 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 343, आंसर 4। उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आइए देखते हैं। पहला कॉलम में क्या है, 2 गुना 10 + 5 + 6 = 42 आ जा रहा है, कि 2 गुना 21 = 42। ठीक, अगर तीसरा में देखते हैं तो 17 + 3 + 14 कितना हो जाए, 20 30 34 हो जाएगा, और 34 गुना 2 हो जाएगा 68। इसी में अगर हम देखा जाए तो 8 + 15 + x गुना 2 = 92 आना चाहिए, यानी 8 + 15 + x बराबर कितना होना चाहिए, तो 4 46 होना चाहिए, 40 45 90 2 96, तो x बराबर आ जाएगा कितना हो जाएगा, इससे अगर 15 31 31 8 से घटा दिया जाए तो 23। आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 23, दूसरा नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, बी जी के बगल में, लेकिन आर के बगल में नहीं बैठी है। यदि आर एफ के बगल में नहीं बैठे तो एफ के बगल में कौन बैठे हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरह के अरेंज के एफ जी बी आर अगर करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, आंसर हो जाएगा केवल जी। नेक्स्ट है, जगदीश शतरंज में सतीश को हराता है लेकिन आशीष से हार जाता है। जया आमतौर पर सतीश से जीतती है और कभी कभी जगदीश से, लेकिन आशीष से कभी नहीं। सबसे कमज़ोर खिलाड़ी कौन है, इसमें से आंसर हो जाएगा 3, सतीश। जगदीश ने सतीश को हराया, जया सतीश से जीती है, कभी कभी वह जगदीश से भी जीतती है। आशीष जगदीश एवं जया से जीतता है, तो सतीश सबसे कमज़ोर खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित कोड में सिस्टर को इस तरह रूप में लिखते हैं तो अंकल को किस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखना है, एस से आर गया -1, आई से एच गया -1, एस से आर गया -1, टी से एस गया -1, यानी -1 -1 का सीरीज चल रहा है। उसी तरह अंकल के अगर -1 करेंगे तो ये आएगा टी, ये आएगा एम, ये आएगा बी, ये आएगा के, और ये आएगा डी। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला टी एम बी के डी। प्रश्न में उससे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। नदी, महासागर, झील, वर्षा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, वर्षा। वर्षा को छोड़कर अन्य सभी जल धारण करने वाला निकाय है। राजा, रानी, शाही, राजकुमार, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, राजा, रानी एवं राजकुमार शाही व्यक्ति होते हैं। आम, सेब, संतरा, अमरूद, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। आम में केवल एक बीज होता है जबकि अन्य सभी में बहुत बीज होते हैं। MNOP, ओ एक स्वर है जबकि अन्य जो है कि सभी व्यंजन है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। GLOB, OCFKR में इस सब में कौन सा सबसे अलग है। तो जी से एल गया +5, इससे गया +3, और इससे +7, यानी +5 +3 +7 है। अगर हम देखा जाए सी से एफ गया तो +3, एफ से के +5, और के से आर +7। अगर यहाँ देखा जाए तो ए से डी गया +3, ये भी +5, और ये भी +7 गया है, यानी +3 +5 और +7 ये तीनों जा रहा है, लेकिन शुरुआत में ही है +5 +3 +7 है। तो आंसर हो जाएगा पहला नंबर। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं कि कौन सा सबसे अलग है, किस तरह के रेंज है। तो देखते हैं कि पेपर में 2 स्वर एवं 3 व्यंजन है, 2 स्वर हैं और 3 व्यंजन है। अन्य सभी शब्दों में 2 व्यंजन और 1 स्वर है, 2 व्यंजन और 1 स्वर है, 2 व्यंजन 1 स्वर है, 2 व्यंजन 1 स्वर है। आंसर हमारा हो जाएगा चौथे नंबर। चलिए 116 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इससे अगर हम गुना करते हैं, कितना भागा करते हैं, कितना 11 से, तो ये कट जाता है। अगर इससे काटते हैं कितने मरतबे में, 33 मरतबे में, इसे काटते हैं तो 44 मरतबे में, और इसे अगर काटते हैं तो ये कटेगा 121 बार में 11 से। लेकिन अगर इससे हम 11 से काटते हैं तो ये डिविजिबल नहीं है। आंसर हो जाएगा 4। 8 64, 6 36, 9 81, 7 50। आइए देखते हैं ये किस तरह से अरेंज में है। संख्या युग्म 7 से जो 50 है को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्म दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, यानी 88 64, 66 36 और 99 81 है, लेकिन 17 49 होना चाहिए, यहाँ पर 50 है। तो आंसर हो जाएगा
चौथा नंबर। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो 15 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, उसमें से 64 घटा देंगे तो 161 आएगा। 64 ये है, 88 64 वाला, और ये 15 का जो है ये है 225, यानी 225 माइनस 64 कितना हो जाएगा 161। उसी तरह 18 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 324 माइनस 81 बराबर 243। थर्ड कॉलम में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 432। तो जो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 432 प्लस 144, 12 44 144, तो एक्स बराबर हो जाएगा 576 बराबर 24। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार दूसरे क्रम में आएगा। तो आइए देखते हैं इसे सोल्व करके। सबसे पहले क्या लिखाएगा कंप्लेंट, दूसरा में लिखाएगा कम्प्लीमेंट, क्या लिखाएगा कम्प्लीमेंट, तीसरा में कम्प्लीकेशन, और चौथा में कंपोज। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन हो जाएगा तीसरा कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। तो सबसे पहले होगा रेखा, दूसरे बार कोण, तीसरा में त्रिभुज, उसके बाद चौथा में वर्ग। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। उसी तरह अगला प्रश्न है कि पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा जो बचपन होता है, दूसरा होगा शैशवावस्था, तीसरा होगा बाल्यावस्था, चौथा होगा किशोरावस्था, पांचवा होगा पौढ़ावस्था। यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो दूसरे नंबर। दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर क्या बनेगा। आइए रख कर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम एम रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं एन, यहाँ पर रख देते हैं एल, यहाँ पर रख देते हैं ओ, तो हमारे पास जो बन के आएगा LMNO, उसके बाद ONML, उसके बाद LMNO, उसके बाद ONML, यानी LMNO ONML ये सीरीज बनकर आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कौन सा हो जाएगा पहला। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं ये सीरीज किस तरह अरेंज किया हुआ है। ए से ई गया है कितना में +4, और ई से आई गया है +4, और आई से +4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा एम, एम से +4 करेंगे तो क्यू। उसी तरह डी से ई गया है +4, ई से आई गया है +4, और सॉरी ई नहीं, डी से एच गया है +4, और एच से एल जाएगा +4, एल से जो अगला जाएगा वो +4 क्या होगा पी होगा। तो एम पी हमारे पास आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि ये सीरीज किस तरह है। ए से आई गया है ये +8 है, आई से क्यू गया है ये +8 है, और क्यू से जो हमारे पास +8 आएगा वो बाई आएगा। बी से जे भी कितना +8, यानी सभी जो है वो +8 आया है, तो यहाँ पर भी जेड होगा, फिर ए होगा, उसके बाद बी होगा। आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा 1 नंबर। 2 से 6 कितना है +4 किया गया है, और 6 से 14 +8 किया गया है, और ये +12 किया गया है। यहाँ पर 4 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 12, और 12 4 16 होगा, +16 26, और +16 क्या होगा तो ये हो जाएगा 42। आंसर हमारे पास आ जाएगा चौथे नंबर। नेक्स्ट है 6 12 21 33, 6 से 12 +6 गया है, 12 से +9 ये गया है, +12 किया है 33, अब 12 से कितना होगा 15, तो हमारे पास आ जाएगा 48। आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से बताना है गलत संख्या कौन सा है। तो 13 से 29 गया है +16 हुआ है, क्या हुआ है +16 हुआ है, और 29 से 45 जाएगा तब +16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 44 है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये +16 में चल रहा है कि नहीं। अगर 45 रहता अब +16 करते तो कितना होता 61, ये तो बिल्कुल सीरीज चल रहा है। 24 से 39 में क्या है +15, और 39 से 54 गया है ये +15, तो हमारे पास यहाँ पर 44 के जगह पर क्या आना चाहिए 45, राइट आंसर। तो कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। पी और क्यू भाई है, आर और एस बहने हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यू का आर से क्या संबंध है। तो पी का पुत्र आर एवं एस का भाई है, क्यू आर एवं एस का अंकल है। आंसर हो जाएगा ए चाचा। सतीश किशोर मोहन अनिल और राजेश 5 मित्र है। मोहन सबसे लंबा है, सतीश किशोर से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है किंतु सतीश से थोड़ा लंबा है। राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा है, तो कौन है। तो हो जाएगा यहाँ पर मोहन बड़ा है सबसे ज़्यादा, उसके बाद किशोर है,
उसके बाद अनिल है, उसके बाद सतीश है, उसके बाद राजेश है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 4 आंसर हो जाएगा सतीश। नेक्स्ट है, दिए हुए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। आंसर हो जाएगा 4 मूल शब्द में ई बर नहीं है, इसमें ई है और इसमें ई कहीं नहीं है। अगला है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। उन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। उनके अंकों को सही क्रम को दिए गए विकल्पों से दर्शाए। तो अगर इसे देखा जाए तो इसमें बन जाएगा क्या, FRANCE फ्रांस। और इसे रखेंगे तो 2 4 5 3 6 1 हो जाएगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि टिम्बर को एक कूट भाषा में बर्मिट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में बेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, अगर हम पहला के 3 अंक को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है, पहला 3 को किस तरह लिखा गया है, अपोजिट करके यहाँ पर लिखा गया है, और लास्ट को 3 अक्षर को डायरेक्टली लिखा गया है। ठीक उसी तरह अगर हम बैन को लिखें तो यहाँ पर किस तरह लिखा जाएगा, NAB, और TER को यहाँ पर लिखा जाएगा TER। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट है, यदि यूनिवर्सिटी को एक कूट भाषा में लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रस्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, टी के लिए क्या लिखा है, तो वो 5 लिखा है। टी के लिए यहाँ पर 5 लिखा है, तो वहीं से शुरू कीजिए। टी के लिए 5, आर के लिए 4, यू के लिए 1, एस के लिए 8, टी के लिए 5, वाई के लिए 6। हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, तीसरे नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिन्हों को किस अदल बदल से भिन्न समीकरण सही हो जाएगा। अगर अदल बदल करने पर क्या हो जाए, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो है तीसरा नंबर। भागा और प्लस को अदला बदली करेंगे तो आंसर जो यही आ जाएगा। अगला है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने और चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम समूह चुनिए। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। अगर यहाँ पर प्लस गुना बराबर और उसके बाद भागा किया जाए तो हमारे पास है जो ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए हो तो समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो कुछ प्रणाली है जो किया गया है, 3 गुना 8 है, 3 गुना 8 गुना 2 क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर 8 को रखा गया है, 3 को यहाँ पर और 2 को यहाँ पर, 6 को यहाँ पर, 4 को यहाँ पर, 1 पे यहाँ पर। अगर इसी तरह रखा जाए तो ये रखेगा 6 8 1, 6 8 1, आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, कौन सा होगा। 27 9 3 4 16 64 512 खाली स्थान 8। तो अगर हम 3 के क्यू करते हैं, अनुपात कितना हो जाएगा, 3 के क्यू नहीं, क्यू करेंगे 3 3 9 9 27 आ जाएगा। और अगर हम 9 के 3 के स्क्वायर करते हैं, पहली पंक्तियाँ में क्या है, ये 3 के क्यू है और दूसरी पंक्तियाँ में 3 के स्क्वायर है और ये 3 है। अगर यहाँ देखा जाए तो 4 है, 4 के स्क्वायर है और 4 के क्यू है। यहाँ 8 है और 8 के स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 64 है, ये 8 के क्यू होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो पहला नंबर है। अगला है 5 3 7 1 7 5 9 3 4 4 4 3 2 खाली स्थान 1 क्या हो। तो आइए देखते हैं, पहला कॉलम जो है 5 + 7 बराबर 4 गुना 3, 7 5 12 4 3 12, पहला कॉलम में अगर हो गया। दूसरा के अगर हम देखते हैं तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, और 4 गुना 2 8 हो जाएगा। 7 + 9 बराबर 4 गुना कितना होगा, 7 + 9 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा तीसरा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और फिर एक बार दाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो वो पूरब दिशा की ओर चल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, राम अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर तय करता है, अंत में वह पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, 6 किलोमीटर जाता है और फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, यहाँ से 2 किलोमीटर फिर पश्चिम की ओर जाता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभ में इतनी है और ये हो जाएगा आंसर 8 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट है, ABCDE उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। E B से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है, A C से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, D E से 20 मीटर दाईं ओर तथा C से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। A और D के बीच कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पर से अगर इसे सोल्व करेंगे
तो ए सी ई डी बी हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 70 मीटर। क्या हो जाएगा? 70 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है, 30 2 50 2 70 है, ये भी 20 है, तो हो जाएगा 70 मीटर। अगला है 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हुए हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों के केवल 3 फलक रंगे हुए हैं? तो जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 2 8। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए 2 कथनों को आगे 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन और निष्कर्ष का आइए सोल्व करते हैं। कथन है एड्स जानलेवा बीमारी है। दूसरा है उपचार की अपेक्षा एड्स को रोकना सरल है। निष्कर्ष है एड्स की रोकथाम बहुत महंगी है। दूसरा, लोग एड्स की रोकथाम में सहयोग नहीं करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई लागू नहीं होता है, क्योंकि निष्कर्ष से पता ही नहीं चल रहा है कि कथन वाला बातें हैं। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यदि सावधानी बरती जाए तो इसे रोका जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एड्स की रोकथाम बहुत महंगी है। नेक्स्ट प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष है सभी कलम जो है सभी क्या है? पेंसिलें हैं। पेंसिलें, सभी जो कलम हैं वो पेंसिलें हैं। कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है। क्या है? बंदर नहीं है। तो अब आइए, कोई भी कलम बंदर नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ कलम बंदर है, गलत। सभी बंदर कलम है, गलत। कुछ बंदर कलम है, गलत। कुछ का नहीं है, कोई भी वाला यह आंसर होगा। तो सिर्फ निष्कर्ष एक सही निकलता है। आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट है कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के पैटर्न को पूरा करेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर। ये 4 नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस संख्या को चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो क्या है? 11 + 2 करेंगे 13 आएगा, 13 + 4 करेंगे 17 आएगा। 33 + 2 करते हैं 35 आ रहा है, उसमें से 4 जोड़ रहे हैं 39 आ जा रहा है। 189 में 2 करेंगे तो हमारे पास 191 आ रहा है, इसमें से 4 जोड़ेंगे तो 195 आएगा। आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 3। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया, जिसमें 6 फलकों पर 1 से 6 संख्या अंकित है। 5 संख्या वाले फलक के सामने संख्या ज्ञात करना है। इसमें से कॉमन 1 है, तो चलिए चलते हैं क्लॉकवाइज। 1 4 6, यहाँ पर कॉमन 1 है। 1 3 2 है, 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट जो बच गया 5। आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट है किसी शब्द के अक्षर अव्यवस्थित है और प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या दी गई है। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं को संयोजन कर चुनें कि अक्षर उस रूप से व्यवस्थित हो जिससे अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा स्मार्ट हो जाएगा। 4 3 2 1 5। आंसर हमारे पास आ जाएगा चौथे नंबर। अगर हम 50वें नंबर की बात करते हैं तो उस विकल्प का आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। ये अगले स्थान पर आएगी। ये था बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।